नमस्कार दोस्तों। आज हम 10th क्लास के भूगोल का पहला चैप्टर समझेंगे जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। दोस्तों, हमारी जो प्रकृति है इसमें कई सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे जल, जंगल, मिट्टी, हवा, जानवर। ये सब क्या है? ये सब संसाधन है। संसाधन का मतलब होता है हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। सिंपल शब्दों में समझे तो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। चलिए अब हम संसाधनों के वर्गीकरण को देखते हैं। संसाधनों को चार भागों में बांटा जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्थिति के आधार पर। चलिए इन सभी को एक एक करके देखते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है: जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीव मंडल में पाए जाते हैं, जिनमें सजीवों के सभी लक्षण होते हैं, जिनमें जान होती है, जिनमें जीवन होता है, वे सभी संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, जानवर, मछली, ये सब जैव संसाधन हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे मिट्टी, पत्थर, धातु, पानी, खनिज, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। इन्हीं सभी को अजैव संसाधन कहा जाता है। इनमें सजीवों का कोई भी गुण नहीं पाया जाता। अगला है समाप्यता के आधार पर। दोस्तों, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है: नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे सौर ऊर्जा, जल, जंगल, पवन ऊर्जा, विद्युत, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते। इनका पुनर्उपयोग किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनका निर्माण अपने आप होता है और लाखों सालों में होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। व्यक्तिगत संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का या समूह का अधिकार होता है। जैसे घर, बगीचा, तालाब, कुआं और जमीन का टुकड़ा, ये सभी व्यक्तिगत संसाधन है। अगला है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का अधिकार होता है। जैसे सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, शमशान घाट आदि। ये सभी सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक देश की सीमा के अंदर पाए जाते हैं और उस देश के तटीय क्षेत्रों से 200 किलोमीटर के अंदर ही पाए जाते हैं। वे सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे एक देश में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, जल संसाधन, जंगल, वन्य जीव, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होता और एक देश अपनी मर्जी से इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, वायुमंडल की बाहरी परत, महासागर वगैरह, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं। अगला है विकास के स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं।
जिसका उपयोग किया जा सकता है, इसके उपयोग की संभावना रहती है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। ऐसे संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र से कई सारी नदियां निकलती हैं, इन नदियों से बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा गुजरात में सोलर पैनल के माध्यम से सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ है। और राजस्थान में पवन चक्की के माध्यम से पवन ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन इसका प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये सभी संभावित संसाधन है। अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, जिसका निरीक्षण हो चुका है और जिसकी गुणवत्ता और मात्रा का पता लगाया जा चुका है, वो वर्तमान में इसका उपयोग हो रहा है। ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, लोहा आदि विकसित संसाधन है। अगला है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग तो संभव है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाई जाती है, और हाइड्रोजन का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है जिससे हम पानी से हाइड्रोजन को अलग कर सकें। अगला है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि भविष्य के लिए इन संसाधनों को अभी बचाकर रखा गया है। जैसे नदी का पानी के द्वारा हम बिजली बना सकते हैं, उस पर बांध वगैरह बना के हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है। अब देखते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। किसी भी देश की तट रेखा के 200 किलोमीटर तक जो क्षेत्र होता है, वे उसी देश के अंतर्गत आता है। उस क्षेत्र में जो भी संसाधन होते हैं, वे उसी देश के संसाधन कहलाते हैं। इसी क्षेत्र को हम अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं।